गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आलोक सेठ और मेरे चैनल नाम है केस 432। मैं आज साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर लेकर के आया हुआ हूँ। चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है। चलिए दोस्तों देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देखते हैं। चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी होता है कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन तंत्र में हमारे खाए हुए भोज्य पदार्थों को पचाया जाता है। अगर हम जब तक खाया हुआ भोजन पचाएंगे नहीं तो दोबारा खाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं पाचन तंत्र में क्या क्या सहायक होते हैं। पाचन तंत्र सिर्फ दो चीजों से होता है, एक आहार नाल से होता है और पाचन ग्रंथियों के द्वारा होता है। आहार नालों को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, और पाचन ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलिए देखते हैं पाचन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ 6 अंग सम्मिलित होते हैं, सिर्फ 6 अंग, यही 6 अंग सम्मिलित होते हैं। और मतलब पाचन ग्रंथियों में सिर्फ 2 ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं जिसको यकृत और अग्नाशय होते हैं। चलिए यकृत यानी कि लीवर, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। चलिए अब उसके आगे चलते देखते हैं मुख सम्मिलित होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी भोज्य पदार्थ मुंह में लेते हैं तो उसके बाद दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। उसको दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे कि हम कोई बड़ा पदार्थ लिए, कोई बड़ा आहार लिए, उसको 2 भागों में मतलब जैसे तोड़ा गया, फिर 2 से 4 होगा, फिर इनसे ये टूटेगा, फिर इसे छोटे कणों में टूटने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारे मतलब ब्लड या हमारी सब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसी को वहां तक पहुंचाने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने जान लिया है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। चलिए हम उन अंगों को पढ़ लेते हैं, वो अंग होते क्या है, वो अंग कैसे कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं मुख। जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने मुंह में लेते हैं तो मुंह में पाया जाने वाला दांत, मुंह में क्या पाया जाता है, दांत। दांतों के द्वारा भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 32 होती है। इनके 2 भेद होती है। एक अस्थायी दांत होता है, अस्थायी दांत, और एक स्थायी दांत होता है। इसको बच्चों के दांत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों के दांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जिसमें 20 अस्थायी दांत होते हैं और 12 स्थायी दांत होते हैं। इसको द्विबार दंती भी कहा जाता है। इसको द्विबार दंती भी कहा जाता है, और इसे एक बार दंती कहा जाता है। एक बार दंती क्या कहा जाता है दोस्तों, एक बार दंती। जैसा कि एक बार दंती यानी कि पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार वह उत्पन्न होता है, और द्विबार दंती यानी कि एक बार जो कि दूध का दांत होता है, एक बार ओरिजिनल दांत निकलता है। चलिए हमने जान लिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी, और ये दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दांत के 4 प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार, पहला होता है कृंतक, फिर दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक होता है। ठीक है, तो कृंतक की संख्या कितनी होती है, रदनक की संख्या कितनी होती है, अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है, और चवर्णक की संख्या कितनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। जानते हैं
जो हाथी में दांत पाया जाता है, जो नर हाथी में दांत, बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, वह किसका मतलब कि रूपांतर होता है? वह कृंतक का रूपांतरण होता है। जो मनुष्य में पाए जाने वाले कृंतक होते हैं उन्हीं का रूपांतरण हाथी में पाए जाने वाले हाथी दांत को कृंतक का रूपांतरण कहा जाता है। चलिए चलते हैं आप कृंतक की तरफ। इंसीजर, इनको इंसीजर भी कहा जाता है। इंसीजर भी कहा जाता है। यह दांत भोजन को काटने के काम में आते हैं। यह दांत भोजन को काटने के काम में आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। यह भोजन को काटने के कार्य में आते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। अब इसके बाद में क्या होता है? रदनक। यह भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आता है। जैसे कि मांसाहारी जंतुओं को मतलब कि कोई भी जिंदा जानवर को चीरना फाड़ना होता है तो यह उनमें ज्यादा विकसित होता है और शाकाहारी जंतु जो पूर्ण तरीके से शाकाहारी जंतु हैं उनमें कम विकसित होता है पर न के बराबर विकसित होता है। फिर उसके बाद आता है अग्रचवर्णक। यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक जो है इसे प्रीमोलर भी कहा जाता है। प्रीमोलर यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 8 4 12 12 24। और तो चवर्णक की संख्या कितनी होती है? चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 8। चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 8। इनको अक्लडांड या बुद्धिदंत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिदंत के नाम से भी जाना जाता है। चवर्णक को अक्लडांड या बुद्धिदंत के नाम से जाना जाता है। अब चलिए दोस्तों, सांपों में भी जो पाई जाती हैं उनका मतलब क्या होता है? सांपों में विषग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि मनुष्य के पैरोटिड नामक ग्रंथि का रूपांतरण होता है। जानते हैं आप, जो मतलब कि सांपों में विषग्रंथि पाई जाती है वह मनुष्य में जो पैरोटिड नामक ग्रंथि पाई जाती है उसी का रूपांतरण, मतलब सेम उसी के प्रोसेस में उसमें विषग्रंथियां पाई जाती हैं। चलिए, अब जब आपने मुख से भोजन मुख में खा लिया तो अब मुख के बाद कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। मुख गुहा में चला जाता है भोजन। मुख गुहा में जानते हैं 6 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई, 3 जोड़ी यानी कि 6। मुख में 6 यानी कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इसमें जब लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं तो इसमें से लार का श्रावण भी होता होगा। उसका कोई पीएच मान भी होता होगा। उसका पीएच मान क्या है? 6.8। उसका पीएच मान क्या है? 6.8। इसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को पचाने का कार्य करता है। मंड का अर्थ होता है स्टार्च। या कार्बोहाइड्रेट। मंड का पाचन करती है कौन? टायलिन। मुख गुहा में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका पीएच मान 6.8 होता है। इसमें 6 यानी या 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब मुख गुहा के बाद भोजन कहा जाता है ग्रासनली में। मुख गुहा के बाद भोजन कहा जाता है ग्रासनली में। चलिए देखते हैं ग्रासनली में। जब जानते हैं ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें बस एक ही काम होता है, मुख
गुहा से आमाशय में एक पाइप के द्वारा आमाशय में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें एक गतियां होती है, एक गति होती है मंथन तथा क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन, मंथन तथा क्रमाकुंचन गतियां होती हैं जिसके माध्यम से भोजन को खिसकने का कार्य करती हैं। खिसकने यानी कि आगे पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसी माध्यम मंथन तथा क्रमाकुंचन की गति के कारण भोजन आगे पहुंचता है। चलिए दोस्तों, हम ग्रास नली पर पढ़ लिए। अब ग्रास नली को ओसोफोगस भी कहा जाता है। अब चलिए आते हैं आमाशय। चलिए आते हैं आमाशय। आमाशय, आमाशय में हम लोग पहुंच गए। ग्रास नली, ये यार आमाशय, आमाशय में जब भोजन, पहले बात तो आमाशय में एक रस पाया जाता है, एक रस पाया जाता है, यानी कि उसका क्या नाम होता है? जठर रस। जठर रस, जठर रस को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। यदि कोई जूस पाया जा रहा है तो वह भोजन में मतलब कि भोजन को पचाने में सहायक होता होगा। चलिए, जब ग्रास नली के द्वारा मुख गुहा से ग्रास नली से होते हुए जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, अब हम चलते हैं, ये पढ़ते हैं। जब जठर रस में पाया जाता है, जठर रस के बाद जठर रस 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जठर रस 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है? जठर रस H2O, H2O यानी कि पानी, HCl आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उसके बाद एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एंजाइम में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस का पीएच मान भी तो होगा कुछ, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? यह है जठर रस का पीएच मान। जठर रस का पीएच मान होता है 1.8 से 3.5, यानी कि यह किस प्रवृत्ति का होता होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जानते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वह क्षारीय प्रकृति का, जिसका मान 7 से ऊपर और 14 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए, हमने जान लिया कि आमाशय में क्या पाया जाता है, और आमाशय में जठर रस पाया जाता है, और जठर रस 3 चीजों से मिलकर बना होता है, और पेप्सिन मतलब कि इसका पीएच मान 1.8 होता है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं एंजाइम का कार्य क्या होता है, HCl का कार्य क्या होता है, H2O का कार्य क्या होता है। चलिए देखते हैं। जो एंजाइम था, एंजाइम जो है, एंजाइम में मैंने बताया पेप्सिन, फिर रेनिन, फिर एमाइलेज, फिर लाइपेज। चलिए दोस्तों देखते हैं। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और ये कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है ये हमने नहीं बताया। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अब रेनिन के द्वारा भी प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन का? दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन होता है। दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद एमाइलेज के द्वारा क्या होता है? मैंने पहले बताया मंड का पाचन होता है। मंड का पाचन होता है। फिर लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। चलिए, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं HCl का क्या कार्य है। आप लोगों ने एंजाइम का कार्य जान लिया, यह भोजन को मतलब कि पचाने का कार्य करता है।
प्रोटीन को पचाता है, केसीन प्रोटीन को पचाता है, मंड को पचाता है और वसा को पचाता है। चलिए देखते हैं HCl। HCl किसको पचाता है? HCl क्या करता है? HCl का कार्य क्या है? तो हम डाल लेते हैं HCl का कार्य। HCl का कार्य हेडिंग आलू डाल सकते हैं, फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन ऑफ HCl। HCl का कार्य क्या होता है? मतलब कि HCl जब आप भोजन का खाते हैं तो हानिकारक जीवाणु भी भोजन के साथ आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं और छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं वह भी उसमें प्रवेश करते हैं। तो यह HCl हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पहला कार्य हुआ इसका। अब दूसरा कार्य, भोजन के साथ आए हुए कंकड़ और पत्थर, भोजन के साथ आए हुए कंकड़ और छोटे पत्थर को गलाकर नष्ट कर देता है। अब उसके बाद यदि ये इतना पावरफुल है कि पत्थर को और मतलब कि जीवाणु को नष्ट कर देता है तो आपकी बॉडी को क्यों नहीं नष्ट करता है? आपके बॉडी को क्यों नहीं हानि पहुंचाता है? इसका भी तो कोई रीजन होगा, इसका भी रीजन है। चलिए देखते हैं इसका क्या रीजन है। इसका रीजन यह है कि आपके आहार नाल में म्यूकस नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। मतलब म्यूकस नामक झिल्ली पाई जाती है। म्यूकस नामक झिल्ली पाई जाती है। इसी के वजह से आपके ये जो HCl है आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब कि जब यह मतलब कि भोजन में HCl युक्त हो जाता है तो उसके बाद जो भोजन होता है आमाशय के बाद कहा जाता है छोटी आंत में। आमाशय कहा जाता है छोटी आंत में। चलिए छोटी आंत को पढ़ते हैं। ये कहाँ का मार्कर? मतलब कि ये सब तो हो गया। जब मतलब कि जब आपका भोजन HCl युक्त हो जाता है। HCl जानते हैं सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ रुकता है? आमाशय में रुकता है। क्यों? क्योंकि HCl जो है भोजन को नष्ट मतलब कि खराब होने से बचाता है। क्यों? जब तक उसमें जीवाणु कीटाणु नहीं पड़ेंगे तब तक भोजन नष्ट खराब नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा समय तक भोजन कहाँ रुकता है? आमाशय में। उसके बाद जब यह भोजन HCl युक्त हो जाता है तो यह भोजन लुगधी में परिवर्तित होकर काइम में बदल जाता है। अब यह काइम युक्त भोजन, काइम के प्रकार का भोजन आएगा छोटी आंत में। छोटी आंत जानते हैं इसका नाम भले ही छोटी आंत है लेकिन यह पूरे मतलब संपूर्ण आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। 6 से 7 मीटर यानी कि 22 फीट का होता है। छोटी आंत 22 फीट का होता है और ये जो बड़ी आंत है 1 से 2 मीटर के अंदर ही होता है। तो यह छोटी आंत भले है लेकिन बहुत बड़ा होता है। ये 22 फीट लगभग। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई हमने पहले बताया 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर होता है, या 22 फीट भी कह सकते हैं, या 22 फीट का भी होता है। इसके लंबाई इधर इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? गृहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, गृहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र। अब चलिए देखते हैं ग्रहणी का क्या कारण होता है, मध्यांत्र का क्या कारण होता है और शेषांत्र का क्या कारण होता है। और छोटी आंत में जानते हैं जब भी भोजन छोटी आंत पड़ता है ना, तो 2 प्रकार के जूस इसमें आते हैं, मतलब कि यकृत से बना पित्ताशय रस, यकृत से बना पित्त रस, और अग्न्याशय से बना अग्न्याशयी रस, दोनों तुरंत मतलब कि छोटी आंत में जाके कायम युक्त भोजन को कायल में परिवर्तित करते हैं, कायम युक्त भोजन को कायल में परिवर्तित करते हैं। चलिए देखते हैं वो भी कैसे होता है। जब इसमें मतलब कि आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यह कायम युक्त भोजन होता है, तो पित्ताशय से बना पित्ताशयी रस, अग्न्याशय से बना अग्न्याशयी रस, यकृत से बना पित्त रस और अग्न्याशयी रस दोनों छोटी आंत के कायम युक्त भोजन को पर अटैक करके इस कायम युक्त भोजन को कायल में परिवर्तित करते हैं, कायल में परिवर्तित करते हैं। अब जानते हैं, अब चलते पहले जान लेते हैं यकृत के बारे में। यकृत से बना पित्त रस, वह संचित होता है पित्ताशय में, लेकिन जब बना यकृत से पित्त रस जब बना तो यह कायल युक्त भोजन में आया, यहाँ पर अटैक किया, इसको मतलब और पचाया, कायल में परिवर्तित किया। अग्न्याशय यह भी एक ग्रंथ है, यह बाह्य स्रावी ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसे मिश्रित स्रावी ग्रंथ भी कहा जाता है। इसको क्यों मिश्रित स्रावी ग्रंथ कहता है, इसके बाद पढ़ा जाएगा। यकृत के बारे में जान लेते हैं। यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथ है, बाह्य स्रावी ग्रंथ सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथ, बाह्य स्रावी हो गया, ठीक। उसके बाद इसका वजन, इसका भार लगभग 1500 ग्राम का होता है। भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग भी है, लेकिन वास्तव में शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। वजन शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन वजन के हिसाब से शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, और मतलब कि रियलिटी में शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा होता है। चलिए, अब शरीर मतलब कि यकृत से क्या बनता है, आप लोगों को पहले बताया कि पित्त रस बनता है। यकृत से क्या बनता है, यकृत से पित्त रस बनता है। मतलब कि जानते हैं, हमने आपको पहले बताया कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा, और जिसका मान 7 से अधिक और 14 से कम होगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए देखते हैं कि यह कौन सी प्रकृति का है। तो यह मतलब कि हमने क्या बताया, 7 से कम क्या होता है,
मतलब कि अम्लीय प्रकृति, और 7 से ऊपर क्षारीय प्रकृति। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। तो पित्त, ये अब यकृत में बना पित्त, यकृत में क्या बनता है, पित्त रस, पित्त रस या बाइल जूस, बाइल जूस। इसका पीएच मान क्या होता है, 7.7, 7.7। जब इसका पीएच मान 7.7 है तो यह किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का, यह क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति, यह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अब जानते हैं इसमें एक अग्न्याशय, अग्न्याशय में अग्न्याशय रस मिलता है। तो अग्न्याशय, हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अग्न्याशय पढ़ने के बाद, बड़ी आंच पढ़ने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा। तो अग्न्याशय, अग्न्याशय में बना अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान होता है 7 से 8, 7 से 8 होता है। इसमें जानते हैं इसमें क्यों मतलब कि होता है, इसको बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों क्यों कहा जाता है जानते हैं। रसांकुर विलाई, रसांकुर, इसमें एक वो पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अग्न्याशय को अग्न्याशय मतलब कि क्यों कहा जाता है, सॉरी, लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगर, सॉरी भूल गया था, लैंगर हैंस की दीपिकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। लैंगर हैंस की दीपिकाओं का खोज वैज्ञानिक लैंगर हैंस ने ही किया था, लैंगर हैंस ने ही किया था, ने किया था। चलिए अब चलते हैं बड़ी आंत की तरफ। जानते हैं कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता, जैसे घोड़ा, जेब्रा, घोड़ा, चूहा, खरगोश, इन सब जानवरों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चलिए बड़ी आंत की तरफ चलते हैं। बड़ी आंत की हमने जो पहले लंबाई बताई 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर। इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। अंधनाल, अंधनाल, दूसरा कोलोन, अंधनाल, कोलोन तथा मलाशय। मैंने बताया कि था कि आहार नाल के सिर्फ 4 भागों से भोजन का पाचन होता है, 2 भागों से नहीं होता है। कौन कौन से, एक बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है और एक ग्रस नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ कोलोन के भाग से जल को अवशोषित किया जाता है, कोलोन भाग से जल को अवशोषित किया जाता है और उसके बाद कोलोन मलाशय, मलाशय के द्वारा पचे हुए भोज्य पदार्थों को बाहर निकाल लिया जाता है। और ये जो अंधनाल है, अंधनाल की सहायता से पचे हुए जो एनर्जीदार प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे मतलब रुधिर में मिला दिया जाता है। इसका मतलब कि मलाशय के द्वारा उत्सर्जी या इसे उत्सर्जी अंग कह सकते हैं। और इसके द्वारा हमारे जल को अवशोषित किया जाता है, इसके द्वारा मतलब कि मिला दिया जाता है। तो इसके द्वारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। यदि आप लोगों को लग रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमसे कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको भी हम अगले वीडियो में बताते हैं। अब हम अगले वीडियो में पित्त मतलब कि सॉरी पीएच मान लेकर के आएंगे। जितने भी पीएच मान होते हैं उनका पीएच मान हम आपको बताएंगे। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे बनाए। धन्यवाद।